जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का एडमिट कार्ड आ चुका है। इसे आप लोग यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। पहले गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे यूपीएससी एडमिट कार्ड 2025। फिर जो पहला लिंक आएगा upsc.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यूपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आ गए। अब नीचे देखिए लिखा हुआ है ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 ई एडमिट कार्ड डाउनलोड, इस डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको तो डाउनलोड ई एडमिट कार्ड, क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखिए जो भी महत्वपूर्ण अनुदेश दिया हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। अब देखिए एंटर योर रजिस्ट्रेशन आईडी, यहाँ पर आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो एंटर करना है। फॉर्म फिलअप करते वक्त जो आपको दिया गया था वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। फिर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे भरना है, डेट, मंथ, ईयर। और यहाँ पर आपको जो कोड है, ऊपर में जो कोड दिया हुआ है P8G7H6, आपका कुछ अलग होगा, उसको यहाँ पे भरना है और सबमिट करना है। सबमिट कर देंगे तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाइए मुद्दे पर। ये तो एडमिट कार्ड का बात हो गया। देखिए 25 मई को आपका एग्जाम है, तो चलिए 2024 में सीसेट के पेपर से किस तरह का प्रश्न पूछा गया था उसको देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले, एक अंदाजा लग पाए कि 25 में किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए 24 में मैथ से कुल 42 प्रश्न पूछा गया था, रीजनिंग से 11 और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कुल 27 प्रश्न पूछा गया था। इसमें टोटल 18 पैसेज था, ठीक है। तो आज हम लोग मैथ का जो भी प्रश्न है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा पहला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 6 बालकों का वजन बराबर 7 बालिकाओं का वजन। ये टाइप मिस्टेक है, बालिकाओं का होगा। 7 बालिकाओं का वजन बराबर 3 पुरुषों का वजन बराबर 4 महिलाओं का वजन है। यदि महिलाओं का औसत वजन 63 kg है तो बालकों का औसत वजन क्या है? ये रहा ऑप्शन। औसत से प्रश्न है, एवरेज, और औसत आप लोगों को ठीक से पढ़ाया जा चुका है। तो क्या होगा? 4 महिलाओं का औसत वजन 63 kg दे रखा है। 4 वुमेन्स का औसत वजन है 63 kg, तो टोटल वजन क्या होगा? 63 गुना 4। अब देखिए 6 बालकों का वजन बराबर 7 बालिकाओं का वजन बराबर 3 पुरुषों का वजन बराबर 4 महिलाओं का वजन, ये बराबर है। तो पूछा है बालकों का औसत वजन क्या है, मतलब 6 बालक, ये बराबर क्या होगा? 6 बालकों का वजन 4 महिलाओं के वजन के बराबर होगा, मतलब 6 बालकों का वजन भी 63 गुना 4 होगा। बराबर दे रखा है ना, यही तो होगा। तो बालकों का औसत वजन क्या होगा? ये टोटल वजन है। 6 बालक है तो 6 से भाग दे दीजिए, औसत वजन आ जाएगा। देखिए कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये 2 दूनी 4, गुना कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 42 kg। तो बालकों का औसत वजन 42 kg होगा। ये होगा आपका आंसर। कहां पर है? ऑप्शन बी। समझ में आया? इस तरह का प्रश्न एवरेज में कराया गया था और सेम लाइन पर प्रश्न है, ठीक। अगर ठीक से क्लास किए होंगे तो एक भी प्रश्न नहीं अटकेगा और आराम से 25 का जो एग्जाम है पास करेंगे, ठीक। ये तो 24 का प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न 25 में ही पूछेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए 2 व्यक्ति पी और क्यू एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। पी क्यू की तुलना में 14,000 रुपये अधिक लगाता है।
किंतु P 8 महीने के लिए निवेश किया है और Q ने 10 महीने के लिए निवेश किया है। यदि 2000 रुपए के कुल लाभ में P का हिस्सा Q के हिस्से से 400 रुपए अधिक है तो P द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है? यह रहा ऑप्शन। तो क्या होगा? साझेदारी से प्रश्न है, पार्टनरशिप, और यह भी कराया जा चुका है। P Q की तुलना में 14,000 रुपए अधिक लगाता है, तो मान लीजिए Q ने 100 रुपए लगाया तो P कितना लगाएगा? P Q की तुलना में 14,000 रुपए अधिक लगाता है, तो मतलब X प्लस 14,000 रुपए P लगाएगा। हो गया ना, 14,000 रुपए अधिक। अब बोला है किंतु P ने 8 महीने के लिए निवेश किया है। X प्लस 14,000 ये P की पूंजी है, इसने 8 महीने के लिए निवेश किया है इज टू, और Q ने 10 महीने के लिए निवेश किया है। Q का पूंजी कितना है? 100 रुपए है, इसने 10 महीने के लिए निवेश किया है। बराबर यदि 2000 रुपए के कुल लाभ में P का हिस्सा Q के हिस्से से 400 रुपए अधिक है तो P द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है? अब देखो 2000 रुपए का कुल लाभ है और P का हिस्सा जो है Q के हिस्से से 400 रुपए अधिक है, तो P को कितना मिलेगा? 2000 का कुल लाभ है, मतलब P को 1200 रुपए मिलेगा और Q को 800 मिलेगा। हो गया ना 400 रुपए अधिक। ठीक है, तो ये 1200 अनुपात 800 हो जाएगा। देखिए काटिए, शून्य शून्य कटेगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, और ये भी कटेगा, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। अब गुना कीजिए, 4x प्लस बाई ये 5x हो जाएगा, बराबर 3:2 है तो 3/2 हो जाएगा। अब क्रॉस गुना कीजिए तो 8x प्लस बराबर 5 3 15x। अब देखिए 15x माइनस 8x बराबर क्या होगा? तो ये 7x बराबर हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? 7 बारी में कटेगा ही है, 7 एकम 7, 7 4 11, तो 42, 7 6 42। तो x का मान आ गया 16,000 रुपए। और पूछा है P द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी थी? P ने कितना पूंजी लगाया था? x प्लस 14,000 रुपए, तो x का मान 16,000 आ गया, रख दीजिए 16,000 प्लस 14,000, ये हो जाएगा 30,000 रुपए। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। तो ये बोल रहा हूं सॉरी, P ने 30,000 रुपए लगाया था। कहां पर है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए मान लीजिए P Q R और S भिन्न धन पूर्णांक है, और मान लीजिए P Q विषम है और R S सम है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन है और ये रहा ऑप्शन। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्या होगा, एक एक करके कथन को चेक करना पड़ेगा। तो पहला कथन है P माइनस R का स्क्वायर गुना P गुना S। अब ये सम है कि नहीं है ये आपको पता करना है। अब देखिए P माइनस R का ये स्क्वायर है, तो P क्या है? विषम है, तो विषम माइनस R क्या है? सम है, इसका स्क्वायर गुना P क्या है? विषम है, गुना S क्या है? सम है। अब देखो विषम में से सम संख्या को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 विषम संख्या है और 2 सम संख्या है। थोड़ा बड़ा ले लूं, 7 विषम संख्या है और 4 जो है सम संख्या है, तो 3 आएगा, तो 3 क्या है? विषम संख्या है, तो विषम प्राप्त होगा। और विषम संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 9 भी क्या है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा, गुना। इसी तरह विषम में अगर आप सम का गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या 3 और सम संख्या 2, तो 3 गुना 2 6, और 6 क्या है? सम संख्या है, तो विषम गुना सम
तो विषम में अगर आप सम का गुना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? देखो, विषम संख्या 3 और सम संख्या 4, तो 3 चौके 12, तो ये सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो फाइनली सम ही तो आया, तो वही तो बोला है कि ये सम है, तो मतलब कथन एक जो है वो सही है। समझ में आया? अब इसी तरह 2 नंबर कथन को चेक कीजिए। p माइनस एस गुना q का स्क्वायर गुना एस। अब ये सम है कि नहीं है पता करना है, तो p क्या है? विषम है। माइनस एस क्या है? सम है। गुना q का स्क्वायर, q क्या है? विषम है। तो विषम का स्क्वायर गुना एस क्या है? सम है। तो विषम में अगर आप सम का विषम में सम को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? अभी देखें, विषम ही प्राप्त होगा। गुना विषम का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो विषम संख्या 3 है, 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 क्या है? विषम संख्या ही है, तो विषम ही प्राप्त होगा। और गुना सम, तो ये सम है। अब देखिए, विषम में अगर आप विषम का गुना करते हैं, 3 भी विषम संख्या है और 3 दोनों विषम संख्या गुना करेंगे तो 9 आएगा, 9 क्या है? विषम संख्या ही है। तो विषम गुना इधर आ गया सम संख्या। विषम में अगर आप सम का गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? देखिए, विषम में सम का गुना किए हैं तो सम ही आया है ना, तो यहां पर भी क्या होगा? सम ही आएगा। तो कथन 2 भी सही है, सम है। इसी तरह कथन 3 को चेक करना है। कथन 3 में है p प्लस आर का स्क्वायर गुना p प्लस एस। ये विषम है, ये चेक करना है। p क्या है? विषम है। प्लस आर क्या है? सम है। इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो देखो, विषम में अगर आप सम को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? विषम मान लीजिए 3 है और सम 2 है, 3 और 2 5, तो 5 क्या है? विषम संख्या ही है। तो विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगा। गुना विषम संख्या का यहाँ पे दिखा है ना, स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। और p प्लस एस, p क्या है? विषम है और s सम है। विषम में सम को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? p जो है विषम संख्या है प्लस s जो है सम संख्या है। तो विषम संख्या 3 मान लीजिए, सम 2, 3 और 2 5, तो ये विषम संख्या आ जाएगा। और विषम में विषम संख्या का गुना करेंगे तो 3 3 9, 9 क्या है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ पे विषम दिया हुआ है, मतलब ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, मतलब ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? देखिए, जब मैं इसका बेसिक करवा रहा था तो कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे कि सर इतना बेसिक क्यों करा रहे हैं, इतना बेसिक से यूपीएससी थोड़े प्रश्न पूछता है। सम संख्या विषम संख्या कितना बेसिक है और कहां से पूछा है? और 24 का प्रश्न है, 23 में भी पूछा है। 2023 का शायद नवंबर महीना था, नवंबर महीना में नंबर सिस्टम का सेकंड क्लास में मैं ये जो बेसिक है बता रहा था। देखिए, सम संख्या में अगर आप सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 2 क्या है? एक सम संख्या है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 क्या है? सम संख्या है। इसलिए सम संख्या में अगर आप सम संख्या को जोड़ते हैं तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होगा। अब देखिए, देखने से ये बहुत बेसिक लग रहा है, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आप लोगों ने देखा होगा इंट्रोडक्शन क्लास में स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न था, सम संख्या और विषम संख्या पर आधारित, तो वह यहीं से बनेगा, तो इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए, सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम आएगा। उसी तरह सम संख्या में अगर आप विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या। जैसे सम संख्या 2 है और विषम संख्या 3, तो 2 और 3 5, और 5 क्या है? विषम संख्या है। इसी तरह अगर आप विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? सम संख्या प्राप्त होगा। जैसे 7 विषम संख्या है और 5 भी क्या है? विषम संख्या है। 7 और 5 मिलकर होता है 12, और 12 क्या है? सम संख्या। ठीक है,
इसी तरह अगर सम संख्या में आप सम संख्या का गुना करते हैं तो भी आपको सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 2 गुना 2 4, 4 क्या है? सम संख्या है। फिर देखिए, सम संख्या गुना विषम संख्या, तो क्या आएगा? 2 गुना 3 क्या होता है? 6, और 6 क्या है? सम संख्या है, तो सम संख्या प्राप्त होगा। विषम संख्या में अगर आप विषम संख्या का गुना करते हैं तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 7 गुना 5 35, 35 क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए, देखे, यही बेसिक समझा रहा था और उसी बेसिक से ये प्रश्न बना। तो जब बेसिक समझाया जाए तब नाचिएगा मत और मुझे मत बताइएगा कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। टीचर मैं हूं, ठीक है, इतना साल से पढ़ा रहा हूं। और एक प्रश्न देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, 2023 का प्रश्न है, उसको भी देख लीजिए। ये रहा प्रश्न, स्टेटमेंट बेस्ड है, कथन आधारित। देखिए क्या बोल रहा है कि 5 धनात्मक पूर्णांक पी क्यू आर एस टी में से 3 सम है। मतलब इन पांचों धनात्मक पूर्णांक में से 3 सम होगा, इवन होगा, और उनमें से 2 विषम है, 2 ऑड है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, मतलब इसी क्रम में हो ये जरूरी नहीं है। तो निम्न पर विचार कीजिए। कथन एक बोल रहा है कि P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी निश्चित रूप से सम संख्या है, निश्चित रूप से। और कथन 2 बोल रहा है कि 2P प्लस क्यू प्लस 2R माइनस 2S प्लस टी, यह भी क्या है? निश्चित रूप से विषम संख्या है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। ऑप्शन ए बोल रहा है कि केवल एक, तो 1 नंबर कथन सही है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि केवल 2 नंबर कथन सही है। और ऑप्शन सी में है कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। और ऑप्शन डी में है ना तो 1 और ना ही 2 सही है, नाइदर 1 नॉट 2। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके पास है 1 मिनट। और देखिए यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। हिंट है, आपको क्या करना है, इन पांचों में से 3 सम मान लेना है और 2 को विषम मान लेना है। पी क्यू और आर को आप सम संख्या मान लीजिए। तो बचा क्या? एस और टी। तो एस और टी क्या होगा? विषम होगा। या फिर आप कुछ और भी मान सकते हैं, जैसे आर और टी को आप विषम मान लीजिए, आर और टी इसको विषम संख्या मान लीजिए। तो बचा क्या? पी क्यू एस, पी क्यू और एस, तो ये क्या होगा? सम होगा। ऐसा भी मान सकते हैं, मतलब 3 सम होना चाहिए, 2 विषम होना चाहिए। प्रश्न में दे रखा है भाई। ठीक है, तो मान लेने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, 1 नंबर कथन में इसको रखिए, जोड़िए, घटाइए, और देखिए क्या निश्चित रूप से सम आ रहा है या निश्चित रूप से विषम आ रहा है। अब बताइए आंसर क्या होगा। अब इससे ज्यादा बताऊंगा तो हिंट नहीं रहेगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आसानी तो है, बन जाना चाहिए। अब इसका जो बेसिक है वो तो नंबर सिस्टम में मैंने बताया आपको, याद है ना? नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम का क्लास संख्या 2 में ही बताया था शायद, कि अगर एक लिस्ट दिया था उसमें लिखा था कि सम संख्या में अगर आप सम संख्या को जोड़ते हैं तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे अगर आप 2 में 2 जोड़ते हैं तो क्या होगा? 2 2 जुड़ के 4 होगा। 4 क्या है? सम संख्या है। उसी प्रकार अगर विषम संख्या में आप सम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होगा। जैसे 3 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 क्या है? विषम संख्या है। इस तरह से मैंने परिमेय अपरिमेय तक लिखा था और आपको कहा था कि याद कर लीजिएगा। अब जिन्होंने भी याद किया है वो तो इस प्रश्न का उत्तर मुंह जबानी करेंगे, पेन पेपर भी यूज नहीं करेंगे। दिख रहा है यहाँ पे 3 सम है 2 विषम है, यहाँ पे रखेंगे, जोड़ेंगे और बताएंगे क्या सम है या फिर विषम, बस। अब जो लोग याद नहीं किए हैं, इग्नोर किए हैं, वो फंसेंगे। इग्नोर तो छोड़िए, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इतना बेसिक काहे लिखवा रहे हैं। बताइए, यूपीएससी बेसिक से प्रश्न पूछता है तो मैं बेसिक ना लिखवाऊं?
तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है केवल एक, वो करेक्ट है। देखिए अगर आप कथन एक को लेते हैं, यहां पर क्या है, यहां पर पी प्लस क्यू प्लस आर है, माइनस एस है, माइनस टी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पी क्यू आर को सम माना है, तो यहाँ पर भी तीनों सम है। अब सम को जोड़ेंगे तो सम ही आएगा रिजल्ट। और 2 + 2 + 2 करेंगे, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, तो जुड़ के क्या आएगा, 6 आएगा। 6 क्या है, सम संख्या ही ना है, तो वही सम संख्या आएगा। वही बोला कि जिनको याद है वो मुंह जबानी कर लेंगे, और जिनको याद नहीं हो बोलेंगे पता नहीं कहाँ आएगा। अब देखिए एस और टी क्या है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या दोनों ही है, तो डिफरेंस क्या होगा, सम ही होगा। और सम संख्या से सम संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो प्रश्न कथन एक में है कि निश्चित रूप से सम संख्या आएगा। अब देखिए सम संख्या तो आ रहा है, अब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी है, कह रहा है कि निश्चित रूप से, मतलब आपको और एक बार चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे पी क्यू आर रख के देख लिए सम संख्या, और एस टी विषम संख्या रख के देखिए तो सम आ रहा है। आपको कोई दूसरा संख्या विषम सम मान के देखना है, क्या हर सूरत में सम हो रहा है। निश्चित का मतलब यह है कि हर बार सम आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार सम आए एक बार विषम आए, तो उसको आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते। समझ में आया, यही अर्थ होता है निश्चित रूप का। तो आपको और एक बार किसी और संख्या को मान के चेक करना है। तो आप यहाँ पे आर और टी को विषम मान लीजिए, तो मतलब इस बार ये जो आर है, कलर चेंज कर दूं, ये जो आर है विषम होगा, और इस टी को विषम मान लीजिए, तो बाकी सम होगा। 2 विषम बाकी 3 सम, यही बोल रखा है ना प्रश्न में। तो पी क्यू क्या है, सम है। सम में अगर विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट विषम आएगा। और यहां पर भी ये सम है विषम है, तो विषम ही होगा। और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, सम ही होगा। मतलब विषम संख्या से विषम संख्या को घटाएंगे तो सम संख्या आएगा ना। तो देखिए हर बार सम ही आ रहा है। यहां पर भी अगर इसको मानते हैं तो भी सम आ रहा है, और अगर इसको मान के करते तो भी सम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई निश्चित रूप से सम संख्या आ रहा है। इसलिए आपका कथन एक तो सही है। अब देख लीजिए कथन दो क्या बोल रहा है। कथन दो में है 2p + q + 2r, 2p + q + 2r, फिर है -2s + t। निश्चित रूप से विषम संख्या है। अब देखिए ये निश्चित रूप से विषम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, अगर आप Q और T को विषम मानते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम विषम सम आ जाएगा। और बाकी अब 2 आप विषम मान लिए, मतलब बाकी 3 सम होगा। तो सम में सम को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। अब ये कह रहा है कि निश्चित रूप से विषम आएगा, तो आ गया ना सम। अब निश्चित मतलब क्या है कि हर बार विषम आना चाहिए था, या फिर हर बार सम आना चाहिए था। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इधर उधर किए तो देखिए विषम सम आ गया। तो मतलब निश्चित रूप से विषम नहीं होगा, विषम होगा लेकिन सम भी हो सकता है। तो ऑप्शन बोल रहा हूं, कथन 2 जो है गलत है। कथन 2 निश्चित रूप से सम नहीं हो रहा, विषम नहीं हो रहा। देखिए सम आ गया ना, इसीलिए आपका केवल एक होगा आंसर। 1 नंबर कथन ही सही है केवल, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए है आंसर आपका। समझ में आया, इसको इस तरह से करना था। तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लिए काहे बेसिक पढ़ा रहे थे, इतना बेसिक काहे पढ़ा रहे हैं, बकवास करता है। बेसिक से प्रश्न पूछता है, बेसिक ना पढ़ाओ, तुमसे सीखूं कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे। अब चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए मान लीजिए x एक 2 अंकीय संख्या है और y एक अन्य 2 अंकीय संख्या है, जिसे x के अंकों को विनिमय करके बनाया गया है, इंटरचेंज करके बनाया गया है। यदि x + y महत्तम 2 अंकीय संख्या है तो x के संभाव्य मानों की संख्या क्या है। पॉसिबल वैल्यू आपको निकालना है x के। तो क्या होगा, इस तरह का प्रश्न भी क्लास में कराया गया था। एक भी प्रश्न क्लास से बाहर नहीं था। 2023 में आप लोगों को जो भी कराया गया था सेम टू सेम उसी लाइन में 2024 में प्रश्न आया था। और अभी जो 2024 में आप लोगों को कराया गया है, अभी से बोल रहा हूं, 2025 में भी सेम टू सेम उसी लाइन में प्रश्न होगा। अगर नहीं हुआ ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है।
25 के बाद तो फिर मिलूंगा जब एग्ज़ाम हो जाएगा, पेपर डिस्कस करने में, तब देख लीजिएगा जितना पढ़ाया गया है, अगर उससे बाहर आया होगा एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, तो मान लीजिए x एक 2 अंकीय संख्या है, तो एक्स वाई ये 2 अंक का संख्या है, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई होगा। और y एक अन्य 2 अंकीय संख्या है जिसे x के अंकों को विनिमय करके बनाया गया है, इंटरचेंज करके बनाया गया है। तो x का अंक क्या है एक्स वाई, तो विनिमय करेंगे स्थान को, तो ये वाई एक्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा 10y प्लस एक्स, 2 अंक का संख्या है मान लीजिए 21, तो ये इकाई अंक है, और ये दहाई अंक है। तो दहाई के साथ 2 गुना 10 हो जाएगा, प्लस इकाई के साथ 1 का गुना होगा, तो 2 गुना 10 प्लस 1, वही तो हुआ यहाँ पर, 10 का गुना हो रखा है ना दहाई के अंकों के साथ। तो देखिए 20 प्लस 1, तो संख्या 21 बन जाएगा। इस तरह से कोई भी संख्या बनता है, ये तो बेसिक है, और बेसिक से आप लोगों को एलर्जी है, बेसिक नहीं ठीक करेंगे और यूपीएससी का मैथ करेंगे। अब देखिए यदि x प्लस वाई महत्तम 2 अंकीय संख्या है, x प्लस वाई जो है महत्तम 2 अंकीय संख्या है, 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या है 99 है। अब x क्या है दिख रहा है, तो 10x प्लस वाई प्लस y क्या है इधर है 10y प्लस x, ये बराबर 99 है। अब देखो 10x और x 11x प्लस 10y और y 11y बराबर 99 हो जाएगा। दोनों में 11 है तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 99 होगा। 11 9 99, तो x प्लस वाई जो है 9 हो गया, x प्लस वाई 9 आ गया। अब क्या करना है आपको, x प्लस वाई x के संभाव्य मानों की संख्या पता करना है, मतलब 9 कब कब बनेगा। तो अगर आप 1 रखते हैं, 8 और 1, तो 9 हो जाएगा, तो संख्या क्या बनेगा 81। इसी तरह 7 2 9 हो जाएगा जोड़ेंगे तो संख्या 72 बन रहा है। इसी तरह 6 और 3 जोड़ेंगे तो भी देखिए 9 हो रहा है, x प्लस वाई 9 हो रहा है ना, तो 63 हो गया संख्या। फिर 5 4 जोड़ेंगे तो भी 9 होगा, संख्या 54 हो रहा है। इसी तरह 4 प्लस 5 करेंगे तो भी 9 होगा, तो 45। फिर 3 प्लस 6 करेंगे तो भी 9 होगा, संख्या क्या होगा 36 होगा। और 2 प्लस 7 करेंगे तो भी 9 हो रहा है, ये 27 हो जाएगा। और 1 प्लस 8 करेंगे तो भी 1 और 8 9 हो रहा है, और संख्या 18 बन जाएगा। तो देखिए कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 आ रहा है, तो 8 होगा आंसर। तो x के संभाव्य मानों की संख्या 8 है, ऑप्शन डी होगा आंसर। नंबर सिस्टम का शायद क्लास नंबर सिस्टम में टोटल 11 क्लास कराया गया था आप लोगों को, जो पेड बैच है उसकी बात कर रहा हूं, उसमें शायद क्लास नंबर 4 में कराया गया था ये वाला कॉन्सेप्ट, सेम उसी पर प्रश्न है। अब मैं सब का वीडियो नहीं दिखा रहा, बार बार वीडियो लंबा हो जाएगा ना, वो तो एक आध दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2024 के पेपर में सबसे आसान प्रश्न है, ये तो बच्चों को पता है। देखिए 1000 लीटर तो 1 मीटर क्यूब होगा, ये भी सही है। 1 मीट्रिक टन 1000 केजी होता है, ये भी सही है। और 1 हेक्टेयर ये भी सही है, ठीक है, तो तीनों सही है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न, देखिए एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए
70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, फेल कर गए। ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए? ये रहा ऑप्शन। ये प्रतिशत से प्रश्न पूछा गया है और इस तरह का प्रश्न भी क्लास में कराया गया है। तो क्या होगा? इंग्लिश और ये हिंदी, और ये कॉमन एरिया है। तो देखिए दोनों विषय में जो है 15% फेल कर गए हैं। 80% छात्र अंग्रेजी में पास किए हैं, तो फेल कितना करेंगे? 20%। और 20% में 15% फेल जो है दोनों विषय में कॉमन है, तो केवल इंग्लिश में कितना फेल करेंगे? 20 से 15 घटा देंगे, तो 5% जो है केवल अंग्रेजी में फेल किए हैं। इसी तरह हिंदी में 70% पास किए हैं, तो फेल कितना करेंगे? 30%। और 15% फेल जो है कॉमन है, तो 30 माइनस 15 करेंगे, तो केवल जो है 15% हिंदी में फेल किए हैं। तो टोटल फेल कितना हो जाएगा? 5%। इंग्लिश में कॉमन जो है बोथ सब्जेक्ट में 15% और हिंदी में भी 15%। तो जोड़िए 15 15 30 और 5 35%, तो कुल 35% जो है फेल किया है। टोटल 100% होता है, इसमें से 35% फेल किया है, तो पास कितना करेगा? 65%। अब ये तो प्रश्न नहीं है ना, ये तो पूछा नहीं है, ये तो मैं बता दिया। पूछा गया है ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए? तो एक ही विषय में देखिए 5 है इंग्लिश में और हिंदी में 15 है, तो 5 + 15, तो 20%। ऑप्शन बी होगा आंसर। तो 20% आपका आंसर है। समझ में आया? और इस तरह का प्रश्न भी कराया गया था। देखिए एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी भौतिकी में, 70% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 325 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यह रहा ऑप्शन, आपके पास है 1 मिनट, ट्राई कीजिए। वीडियो को पूरा नहीं दिखा रहा, खामोखा ये वाला वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। देखिए वीडियो को दिखाने का बस एक ही उद्देश्य है, एक ही अर्थ है कि आपके मन में एक आत्मविश्वास पैदा हो, एक साहस पैदा हो कि हमने सारा कुछ कर रखा है, सारा कुछ कवर कर रखा है, और यूपीएससी वहीं से उसी लाइन पर प्रश्न पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। ये अगर आपके मन में आ गया और आपने तो कर रखा है, आपने वीडियो देखा, सारा कुछ कराया गया है और आपके सामने प्रश्न भी है, तो घबराहट किस बात का? तो डरना नहीं है, बस दिमाग को शांत रखना है और ठंडे दिमाग से प्रश्न का अटेम्प्ट लेना है। हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। 80 में से आपको मात्र 45 प्रश्न का अटेम्प्ट लेना है, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया गया था, और वो भी 80% एक्यूरेसी के साथ। 200 में से तो मात्र 66 ही लाना है ना क्वालिफाई करने के लिए सीसेट को। अब ये सब में फिर से बकवास नहीं कर रहा, ये सारा कुछ समझाया जा चुका है पहले ही। ठीक, तो घबराए नहीं, सब कुछ आपके हाथ में ही है, सब कुछ आपको दिखाया गया है, समझाया गया है। ठीक है, तो घबराने का कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए एक संख्या को 4 से गुना करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया गया है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना होगा? यह रहा ऑप्शन। अब देखिए क्लास में इस तरह का सेम टू सेम प्रश्न कराया गया था। क्लास का प्रश्न में क्या था? 4 की जगह पर बस 5 था कि किसी संख्या को 5 से गुना करने के बदले गलती से 5 से विभाजित किया गया था। और देखिए यूपीएससी 2024 में सेम प्रश्न पूछ दिया, बस यहाँ पे 5 की जगह पर 4 है। तो क्या होगा? एक संख्या 100 मान लेंगे, इसमें 4 से गुना करना था, तो कितना आता? 400 आता, लेकिन इसने क्या किया? 4 से गलती से भाग कर दिया, तो 25 आ गया। तो देखिए रिजल्ट कितना ड्रॉप हुआ? 400 आना था, 25 आ गया, तो कितना ड्रॉप हो रहा है? 375 का। तो प्रतिशत जो अंतर है वो कितना होगा, वो आपसे पूछा है। तो 375 आ गया, 400 आना था, तो प्रतिशत पता करना है। 400 से 100 से गुना कर दीजिए, तो 0 0 कटेगा
अब देखो 4 से आप इसको भाग देंगे तो 4 9 36, 15 आ गया, 4 3 12, 30, 4 7 28, 2 आ गया, 4 5 20। तो कितना हो रहा है? 93.75%। ठीक है। और क्या बताया था कि एक बार 100 मानकर चेक करना है और उसके साथ साथ एक बार 10 मानकर भी चेक करना है, 2 बार करना है। तो 4 से गुना करना था, 40 आता, इसने कर दिया 4 से भाग, आ गया कितना? 2.5। कितना ड्रॉप हो रहा है रिजल्ट? 37.5 का। तो प्रतिशत में कितना होगा? 37.5 आ गया, 40 आना था, तो प्रतिशत में करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 93.75%। तो दोनों ही केस में सेम आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस तरह का प्रश्न सेम कराया गया था। देखिए, एक संख्या को 5 से गुना करने के बजाय 5 से विभाजित कर दिया गया। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यह रहा ऑप्शन, आपके पास है 1 मिनट। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए बन पा रहा है कि नहीं, फिर तो मैं बता ही दूंगा। हिंट है, इस प्रश्न को करने के लिए 2 कंफर्टेबल नंबर ले लीजिए। तो पहले 100 मानकर कीजिए और फिर एक बार 10 मानकर कीजिए। अगर दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आया तो जो भी आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, अगर सेम हुआ तो। और अगर अलग अलग आया दोनों ही कंडीशन में तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कहा नहीं जा सकता या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब आंसर जो है डिपेंड करेगा चूजिंग नंबर पर। ठीक है, तो आप एक बार 100 मानकर और एक बार 10 मानकर चेक कर लीजिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है 96%, वो करेक्ट है। तो पहले 100 मानकर चेक करते हैं। तो माना संख्या 100 है, 5 से गुना करना था तो कितना आता? 100 गुना 5, 500। और इस महाशय ने क्या किया? 5 से भाग कर दिया। तो 5 से भाग करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना ड्रॉप हुआ? 500 माइनस 20, तो 480 ड्रॉप हो गया। प्रतिशत में पूछा है तो 480 ड्रॉप हो गया, 500 आना था, 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 3 48, 30, तो 5 6 30। तो ये हो गया 96%। ठीक है, अब 96% देख के आंसर मत कर दीजिएगा, ये तो 100 से चेक किया, अब 10 से चेक कीजिए। तो संख्या 10 माना, 5 से गुना करेंगे तो 50 आ गया, और इसने 5 से भाग कर दिया तो 2 हो जाएगा। कितना ड्रॉप हो रहा है? 50 माइनस 2, 48। रिजल्ट जो है ड्रॉप हो गया। तो प्रतिशत में निकालना है तो 48 बाई 50 गुना 100। तो 50 2 100, 2 से गुना करेंगे 48 को तो ये 96। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में 96 सेम आंसर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। अगर मान लीजिए 100 मानकर किया तो 96 आया, और 10 मानकर किया तो अगर 96 के बजाय यहाँ पे मान लीजिए 70 आता तो आंसर जो है अलग अलग हो जाता, तब आंसर डी होता। समझ में आया? तो आपको 2 बार चेक करना है इस तरह के प्रश्नों में। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लिया, सेम प्रश्न है, बस यहाँ पे 4 है और मैंने आप लोगों को यहाँ पर 5 रखे कराया था, बाकी सब सेम है। तो सारा कुछ आप लोगों को कराया जा चुका है, घबराने का कोई बात नहीं है, आराम से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, पी का वेतन, टाइप मिस्टेक है, वेतन होगा, वेतन। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है। आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? यह रहा ऑप्शन, यह भी परसेंटेज से है।
और इस तरह का प्रश्न भी क्लास में कराया गया था। तो क्या होगा, मान लीजिए आर का वेतन जो है 100 है, ये माना, तो क्यू का वेतन कितना होगा, आर से 20% कम है, तो 20% कम करेंगे तो -20 हो जाएगा, 100 - 20, तो क्यू का वेतन हो जाएगा 80। तो पी का वेतन कितना होगा, पी का वेतन क्यू से 20% कम है, तो 20% कम करेंगे तो देखिए 80 का 10% 8 है, तो 20% 16 हो जाएगा, तो -16 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 80 से 16 माइनस करेंगे तो पी का वेतन हो जाएगा 64। अब देखिए क्यू का वेतन, आर का वेतन 100 है और पी का वेतन 64 है, कितना कम है पी का वेतन आर से, 100 - 64, तो ये हो जाएगा 36 कम है। तो पूछा है आर का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 36 अधिक है पी का वेतन 64 से, प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 56.25% होगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का प्रश्न भी ढेर सारा कराया गया था। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 1 आता है। भाजक के रूप में कितनी संख्या का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल 1 ही आए। यह रहा ऑप्शन, तो क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ से यह प्रश्न है, इसमें एचसीएफ का यूज होगा। देखिए समान शेषफल 1 आता है तो 421 में से आप 1 माइनस कर दीजिए और 427 में से भी 1 माइनस कर दीजिए, फिर जो आएगा दोनों का HCF लगा दीजिए, तो कितना होगा 420 होगा ये, और ये हो जाएगा 426। तो HCF निकालेंगे तो क्या होगा, एक बारी में जाएगा 420, ये 6 आ जाएगा, 6 7 42, तो 70। तो HCF आ गया 6। मतलब अगर आप 6 से 421 और 427 को भाग देंगे तो हर बार जो है समान शेषफल 1 ही आएगा। देख लीजिए 6 से 421 को अगर भाग देंगे तो 6 7 42, 1 आ गया ना शेषफल। फिर 6 से अगर आप 427 को भाग देते हैं तो 6 7 42, 7 आ गया, 6 एकम 6, 1 आ गया शेषफल। तो हर बार जो है समान शेषफल आएगा। इसका मतलब 6 का जितना भी फैक्टर होगा उससे भी भाग देंगे दोनों को, 421 और 427 को, तो भी समान शेषफल आएगा। तो फैक्टर क्या होगा, एक तो सबका फैक्टर होता है, 2 भी फैक्टर होगा 6 का, 3 भी फैक्टर होगा और 6 खुद 6 का फैक्टर है। तो तीनों से 2 से भी भाग देंगे इसको या फिर 3 से भी भाग देते हैं ना, तो हर बार एक ही शेषफल आएगा। अब देखिए ऑप्शन में केवल ऑप्शन सी है, मतलब 3 है, तो 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब फैक्टर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, ये सब बेसिक है और ये मैंने नंबर सिस्टम में बता रखा था और इसको भी एलसीएम एचसीएफ में समझा रखा था। फैक्टर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, एक काम करता हूं इन सब के बारे में एक कंप्लीट क्लास अवेलेबल करा देता हूं। उसमें क्या रहेगा, प्रश्न के साथ साथ यूपीएससी का जो प्रश्न रहेगा उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझाता जाऊंगा, तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, वो बाद में दूंगा। ठीक है, तो तब समझा दिया जाएगा। वैसे तो जो क्लास पढ़ा हुआ है उसमें तो है ही फैक्टर डिवाइजर। ठीक है, तो HCF 6 आ गया, तो 6 से भी भाग देंगे तो हर बार समान शेषफल आ रहा है, और अगर 6 का फैक्टर से भाग देंगे तो भी यही आएगा। 2 से 3 से 6 से भाग दीजिए, 6 से तो देख ही लिए, 3 से भी देंगे तो सेम ही होगा और 2 से देंगे तब भी सेम होगा। वो ऑप्शन में केवल 3 है, इसलिए ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न, देखिए 30 का पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है। यह रहा ऑप्शन, तो क्या होगा, 30 का पावर 30 है, तो 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 10 का पावर 30, 3 10 30 लिख सकते हैं, और इसे आप 3 का पावर 30 गुना 10 का पावर 30 लिख सकते हैं। अब देखिए
इधर इकाई अंक में 0 है, ये 0 हो जाएगा। अब बोला है शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है। अब अगर आप इसमें, इसका इकाई अंक 3 है तो पावर में 30 है तो 4 से भाग देंगे। ये सब नंबर सिस्टम में सिखाया गया था। 4 सत्ते 28, तो 2 शेष आ गया, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक 9 आ जाएगा। तो शून्य से पहले दाहिना अंक कौन है, 9 ही तो है, फिर जो आएगा आएगा। तो नॉन जीरो जो नंबर है यह 9 होगा। शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक 9, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ये सब कुछ नंबर सिस्टम में समझाया जा चुका है। नंबर सिस्टम को एक बार पूरा जिसने समझ लिया, नंबर सिस्टम में जितना सारा बेसिक है, जितना कॉन्सेप्ट है, वो एक बार समझ गया ना, तो 50% मैथ आपका कंप्लीट। नंबर सिस्टम हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज, 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक। इस 5 पर जिसका पकड़ मजबूत है सी सेट को आराम से निकाल देगा। और ये बाकी तो छोटे मोटे हैं, एलसीएम, एचसीएफ, इंटरेस्ट, छोटा मोटा 1 2 दिन का टॉपिक है। इसी में 5 5 दिन 6 6 दिन का टॉपिक है। टोटल 60 से 62 क्लास होता है। 11 टॉपिक है जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें। तो 5 टॉपिक में जिसका कमांड है अच्छा, वो तो सीसेट निकाल लेगा। और खासकर नंबर सिस्टम, और यूपीएससी नंबर सिस्टम में भर भर के प्रश्न पूछता है। ठीक है, 2023 में भी एकदम दबा के प्रश्न पूछा था और 24 में भी। ठीक, तो चलिए बाकी प्रश्नों को देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, शहद में कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए, टाइप मिस्टेक है, जाए होगा, ताकि इस मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो। ये रहा ऑप्शन। एलिगेशन से प्रश्न है और एलिगेशन का प्रश्न भी करा दिया गया है। तो क्या होगा, देखिए शहद है और इधर जल है, तो शहद का जो क्रय मूल्य है उसको 1 रुपये प्रति इकाई मान लीजिए, और जल का क्रय मूल्य क्या होगा, 0 होगा। अब जल में भी पैसा लगता तो काय को मिलाता, 0 ही ना होगा। दूध में पानी मिलाता है तो पानी कब मिलाता है, पानी खरीदना होता, ठीक है, तब तो नहीं मिलाता। तो जल का क्रय मूल्य 0 ही होगा, ये सीपी है। अब देखिए, मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो सके, ये तो विक्रय मूल्य है और यहाँ पर क्रय मूल्य है, तो मतलब आपको इसे क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20% लाभ है, इसमें क्या है, लाभ छुपा हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी कम होगा। लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो। तो लाभ हो रखा है तो क्रय मूल्य कम होगा, तो 1 गुना। अब देखो 20% से 2 ही मान संभव है, 100/120 लेस देन 1 वाला फ्रैक्शन और 120/100 ग्रेटर देन 1 वाला फ्रैक्शन। ये सब कुछ समझाया गया है। अब मैं बेसिक में घुसूंगा तो क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक तो क्लास में बताया गया है, ये तो मैं प्रश्न को करा रहा हूं, तो मैं अंदर नहीं घुस रहा। तो कम होगा तो लेस देन 1 वाले फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा, तो 100/120 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/6 आ जाएगा, तो ये 5/6। अब लगाइए एलिगेशन, तो 5 1 माइनस 5/6 होगा, तो ये हो जाएगा 1/6। सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम आएगा, 6 माइनस 5 1/6, और इधर हो जाएगा 5/6 माइनस 0, ये 5/6 हो जाएगा। तो 5/6 अनुपात 1/6, 6 और 6 कटेगा तो अनुपात आ गया 1:5 का। 1:5 है, मतलब क्या है, 100 है और 20 है, 20, 100/20, 20 पंजे 100, 5/1, 5:1। तो 100 और 20 है ना, तो कुल मिश्रण कितना है, 100 और 20 का 120 का मिश्रण है, जिसमें 20 लीटर पानी है। वही तो पूछा है कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए, तो 20% जल हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, 222 का पावर है 333 प्लस
333 का पावर है 222। निम्नलिखित संख्याओं में से किनसे भाज्य है? ये रहा ऑप्शन। अब देखिए 222 क्या है? सम संख्या है। अब सम संख्या का पावर कुछ भी रहे, सम ही आना है। और 333 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या का पावर में कुछ भी रखे, विषम ही आएगा। तो सम प्लस विषम क्या होगा? विषम ही होगा। देखिए सम संख्या 2 है, इसका पावर आपने 2 रखा तो 4 आ गया ना सम। तो पावर में कुछ भी रखो, सम ही आएगा। इसी तरह विषम संख्या 3 है, इसका पावर आप कुछ भी रखे, 2 रखा तो 3 3 9 आ गया ना विषम संख्या। बेसिक है। और इसी पर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी थोड़े इतना बेसिक से सवाल पूछता है। तो देख लीजिए कहां से पूछता है। 7 साल से मैं यूपीएससी का फील्ड में हूं, पढ़ा रहा हूं। अभी तक तो ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था। 2021 से ऑनलाइन में पढ़ाना शुरू किया, जो भी एप्लीकेशन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वहां पर। और अभी 3-4 महीना हुआ यूट्यूब में आया हुआ। तो इतना साल से झक नहीं मार रहा, पता है यूपीएससी क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। बताइए, बेसिक से सवाल पूछता है यूपीएससी और बेसिक ही छोड़ दे। अब आपसे पूछ के तो नहीं पढ़ाएंगे ना, इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना बेसिक से सवाल थोड़ी पूछता है। अब देखो सम आ गया, विषम आ गया। सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। सम संख्या 2 है, विषम 3 है, तो 2 + 3 क्या होगा? 5 होगा। 5 क्या है? विषम, तो विषम ही आएगा ना फाइनली। अब देखिए विषम आ गया मतलब संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। कैसे? 3 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 2 से भाग दीजिए, भाग जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब जिस भी ऑप्शन में 2 है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन बी। 3 और 37 से किंतु 2 से नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए एक डिब्बे एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और एक डिब्बे वाई में 532 लीटर डीजल है। इन्हें समान अमाप के, अमाप मतलब साइज, समान अमाप के बोतल में अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे भरे जाए। बोतल की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक है। ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल अमाप संभव है? ठीक है, कितने साइज बोतल के पॉसिबल है ये आपको बताना है। ये रहा ऑप्शन। तो क्या होगा? देखिए एक्स है 399 लीटर, ये क्या है? पेट्रोल है। और इधर वाई है, इसमें 532 लीटर डीजल है। अब इन्हें समान साइज के बोतल में अलग अलग भरा जाना है। इस तरह से छोटे छोटे बोतल में, समान अमाप के बोतल में ये भरे जाने हैं। तो ही पूछा है ऐसे कितने भिन्न बोतल अमाप संभव है। तो क्या करना पड़ेगा? 399 और 532 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए 399 और ये 3 बारी में चला जाएगा तो एचसीएफ आ गया 133। तो ये साइज भी पॉसिबल है और इसका जो फैक्टर होगा वो भी पॉसिबल है। तो 133 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या होगा? 19 गुना 7 और ये पावर में 1 हो जाएगा। अब देखिए फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए पावर में जो है उसके साथ 1 जोड़ के गुना करते हैं। तो 1 + 1 गुना 1 + 1, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ये सब क्या है? बेसिक है। अब बेसिक क्लियर नहीं रहेगा दिक्कत तो होगा। और ये सब नंबर सिस्टम में बताया गया था। तो 4 आ गया आंसर। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, 4। ठीक है, तो ऐसे 4 भिन्न भिन्न बोतल अमाप संभव है। समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज 13 प्रश्न कराया गया
इसी तरह आगे भी 13-13 करके टोटल 3 पार्ट में 2024 का जो भी सी सेट का PYQ है वो आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।